गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। आज हम बात करेंगे भारत और अफ्रीका संबंध के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना की बात करेंगे, फिर भारतीय अफ्रीका के संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे, फिर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की भूमिका क्या थी, विश्व भर में देशों की स्वाधीनता के लिए चिंता, मानवीय पक्षों का दृढ़ीकरण और 1947 से 1967 के बीच की बात। और इसके बाद हम बात करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारतीय अफ्रीका संबंध के बारे में, और नई सहस्त्राब्दी में भारत अफ्रीका के बीच आर्थिक सहयोग और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संबंध की बात करेंगे। इसी तरह से हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी प्रस्तावना की। जैसे कि आपको पता ही है कि अफ्रीका के अंदर जो उपनिवेशवाद था, फिर उसके अंदर रंग भेद भी, मतलब रंग भेद के विरुद्ध भी संघर्ष किया अफ्रीका के लोगों ने। फिर अफ्रीका के गरीबी और फिर जो अफ्रीका के अंदर बीमारी है, ऐसे मतलब कई संघर्ष थे जो अफ्रीका के लोगों ने मतलब जिनसे लड़े हैं, जिनके विरुद्ध वो लड़े हैं। तो इसी को मतलब जो भारत के लोग हैं उनको मतलब भारत के लोगों के सहभागी बनने की इच्छा रही है। और जैसे कि आप जानते हैं कि भारत जो है एक मित्रता निभाने वाला रिश्ता सबसे रखना चाहता है, कि सबके साथ उनका मतलब प्यार प्रेम बढ़ा रहे, और वे मतलब जो भारत देश है वो द्वेष किसी से भी नहीं चाहता है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि दोनों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कष्ट सहने पड़े हैं और दोनों ने ही समान कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की है। यहाँ पर दोनों मतलब है कि भारत और अफ्रीका से, तो भारत में भी उपनिवेशवाद था, अफ्रीका में भी उपनिवेशवाद था, भारत में भी गरीबी थी, अफ्रीका में भी गरीबी है। तो इसी तरह से दोनों के मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे तो दोनों के ही मतलब अंदर समानता पाई जाती है। उसके बाद आपको पता है कि अफ्रीका महाद्वीप में विश्व के अगर भू क्षेत्र की बात करें तो टोटल 20% भाग रहता है, और इसमें मतलब टोटल 54 राष्ट्र है और इनकी आबादी लगभग 51 करोड़ है। इसके बाद बात करते हैं भारत अफ्रीका संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो मतलब जैसे कि आपको पता ही है कि भारत और अफ्रीका के संबंध आज से नहीं है, वो सबका वैदिक काल से है। जैसे कि आपको पता है कि जो शास्त्रों में मिस्र की विचारधारा, वैदिक विचारधारा में जो सादृश्य है वो इस बात के साक्षी भी है। मिस्र के लोगों और हिंदुओं ने वर्णाश्रम व्यवस्था, जैसे कि श्रम आधार पर यानी कि काम के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था थी उसको स्वीकार किया था, जैसे कि ब्राह्मण है, योद्धा है, व्यापारी है, कृषक है, और इस तरह से मतलब। और जो यहाँ की जो गंगा और नील नदियों के तटों पर जो धार्मिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं वो भी समान थे। जैसे क्या बोलते हैं, जो धर्म जो चिन्ह जो है, जो सबूत है, जो मतलब साक्ष्य है, इन नदियों के किनारे यानी कि भारत में गंगा और अफ्रीका में नील नदी के किनारे जो भी धार्मिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं वो दोनों ही समान थे। जैसे कि दोनों देशों में कमल का फूल सूर्य का प्रतीक था, दोनों ही देश में आत्मा की अमरता के प्रतीक भी मिले हैं। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की भूमिका। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आपको पता है कि भारत ने सर्वप्रथम करारबद्ध श्रमिक 1860 में नेटा मतलब आए थे, और इसी से अफ्रीका के दक्षिणी और पूर्वी समुद्र तट के भीतरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भारतीयों के आवास की शुरुआत हुई थी। और जो बात करते हैं भारतीय, वहाँ पर ऐसे प्रवास व्यवस्थाओं के अंतर्गत गए थे जो ब्रिटिश भारत सरकार और ब्रिटिश दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीकी कॉलोनियों के बीच विभिन्न समझौतों पर आधारित थी। तो जैसे कि और गांधी जी की अगर बात करोगे तो 1893 में जब गांधी जी ने अफ्रीका में गए थे, और वहाँ के जो भारतीय आप्रवासी में अंदर ही अंदर बढ़ता हुआ असंतोष जो व्यापक रूप धारण कर चुका था, गांधी ने सिरगी अपमानजनक भेदभाव को स्वयं अनुभव किया, और इसी के मतलब विरुद्ध जो संगठित रूप था उसके विरोध करने की आवश्यकता को महसूस किया। इसके बाद आपको पता ही है कि भारत में मतलब जो इंडियन ओपिनियंस नामक एक समाचार पत्र निकालना शुरू किया, और दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की शिकायतों के समाधान के लिए भारत और इंग्लैंड दोनों देशों के उन नेताओं से नियमित रूप से पत्र व्यवहार आरंभ कर दिया था। फिर जैसे कि आपको पता ही है कि 1907 में गांधी जी ने बड़ी सफलतापूर्वक जो आंदोलन चलाए, फिर जो दक्षिण अफ्रीका में जातीय भेदभाव थे उसे खुले तौर पर प्रचलित किया था। और इसी तरह से जो देखोगे आप गांधी जी के मतलब इसमें पढ़ सकते हैं। फिर विश्व भर के देशों की स्वाधीनता के लिए चिंता। तो भारत और अफ्रीका के बीच के संबंधों का जो दूसरा चरण था 1914 से 1947 तक का था, और मतलब इससे पूर्व जो अवधि थी भारत की अफ्रीका में रुचि का कारण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की समस्याएं थी। जैसे कि आप तो जानते ही हैं कि मतलब अगर आप भारत में रहते हो और आपके पड़ोस मतलब आपके जो सदस्य है, आपके परिवार के सदस्य है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो आप भी यही चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी शांति बनी रहे। तो अगर वहाँ पे कोई असंतोष होता है तो आपके मन में मतलब
आपको भी बुरा लगता है और इन्हीं सभी समस्याओं से मतलब आप जो है ये आपकी चिंताएं बढ़ा सकते हैं। तो यही सेम कंडीशन थी कि उस समय भारत के जो लोग थे वो अफ्रीका में रह रहे थे और उनकी भी यही चिंता थी कि जो भारत में लोग रह रहे हैं, सॉरी भारत के लोग जो अफ्रीका में रह रहे हैं उनकी जो समस्याएं थी वो राष्ट्रीय चिंता थी, मतलब उस समय जो गांधी जी ने बताया। लेकिन इसके बाद के चरण में चिंताओं का कारण कहीं अधिक व्यापक था। इसके बाद विश्वव्यापी मुक्ति की अवधारणा ने भावी स्वतंत्रता संघर्ष का मार्ग निर्धारित किया। और जैसे कि आपको पता है कि सन 1918 में पूर्वी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और भारतीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में पूर्वी अफ्रीका ने शीघ्र ही अनुभव किया कि उन्हें भी स्थानीय देशवासियों के हितों और स्थानीय लोगों के कल्याण को विशेष महत्व देना चाहिए। तो इसमें कुछ बातें आपको बताई गई है। फिर इसके बाद है मानवीय पक्षों का दृढ़ीकरण। तो 1947 से 1964 की अगर बात करें तो सन 1927 में नेहरू ने उत्पीड़ित देशों की ब्रसेल्स में आयोजित सम्मेलन में भाग लिया और ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि मतलब जो भारत ने न सिर्फ ही अपने भारत के बारे में सोचा है बल्कि वो दूसरे देशों के हित के बारे में सोचते रहे हैं और उनकी समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखते रहे। नेहरू की नीति थी कि नेहरू चाहते थे कि सभी मतलब जो है लोग हैं वो सुखी से रहे और उनका जो विदेशों के साथ व्यवहार हो मित्रतापूर्वक हो। और फिर हम बात करते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत अफ्रीका संबंध। तो जैसे कि आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय और अफ्रीका के देशों को एक दूसरे के निकट आने का महत्वपूर्ण कारक बना। बांडुंग सम्मेलन 1955 में जैसे कि के नाम से जाना जाता है और पहले एफ्रो एशियाई सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव डाली हुई थी। और इसी तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर हम बात करते हैं नई सहस्त्राब्दी में भारत अफ्रीका के बीच आर्थिक सहयोग। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत और अफ्रीका के मतलब भारत के व्यापार में अफ्रीका का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जो IMF की बात करते हैं हम, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है कि उसके अनुसार से 1997 में अफ्रीका के साथ भारत का व्यापार 4.1 अरब US का था। ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से हम बात करते हैं अफ्रीका और भारत के बीच व्यापार की वस्तुएं, मतलब अफ्रीका और भारत के बीच कौन कौन सा व्यापार हुआ है। तो जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया आपको, जो इसकी पृष्ठभूमि थी, प्रस्तावना थी कि भारत मतलब इसके प्रति सहानुभूति रखता था। फिर यहाँ पर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो उनके लिए जब बीमारियाँ है तो उनकी दवाइयों की भी मतलब जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो अफ्रीका और भारत के बीच व्यापार की वस्तु है वह दवाइयाँ, औषध सामग्री, औषध निर्माण विज्ञान और उच्च गुणवत्ता के रसायन है। फिर बात करते हैं इंजीनियरिंग का सामान, फिर परिवहन के उपसर और वाहन, फिर परियोजना सामग्री, मशीनें, उपकरण, लघु उद्योगों और मध्यम उद्योगों की मशीनें, प्लास्टिक और लियोनियन उत्पाद, गेहूं भी यहाँ से जाता है, फिर परामर्श सेवाएं भी, और कपास निर्माण सामग्री भी यहाँ जाती है, रसायन और इस तरह से आप ये पूरी लिस्ट पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें अफ्रीका से भारत को आया तो अफ्रीका में जैसे कि आपको पता जनजाति है और वहाँ पर क्या है कि आपने सुना ही होगा कि वन क्षेत्र है और वहाँ के अंदर मतलब क्या है कि एक जो है शिकार ज़्यादा होता है। तो वहाँ से जब शिकार ज़्यादा होगा तो वहाँ पे खाल चमड़े वगैरह मिलेंगे। तो चमड़ा और खाले, लेदर मतलब संसाधित चमड़ा जो होता है जिसको मतलब कि आप एक तरह से मशीनीकरण करके बनाते हो तो लेदर हो जाता है चमड़ा। और फिर कच्चा तेल, पेट्रोलियम हमको अफ्रीका से मिलता है। फिर मोती और कीमती जो सामान है, अर्धकीमती रत्न है, रंगाई का सामान है, कमाई और रंग चढ़ाने का सामान है, लकड़ी और लकड़ी का सामान है, अपरिष्कृत कपास है, लोह अयस्क है, प्राइमरी स्टील और ढलवा लोहे का सामान है, लोहे धातु, इस प्रकार से पूरी लिस्ट है। काजू भी हमें जो है अफ्रीका से मिलता है। फिर हम बात करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संबंध। तो सन 1999 में दक्षिण अफ्रीका की सत्ताधारी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसे कि हमने बताया आपको, ANC की चुनाव में जबरदस्त विजय और घरेलू राजनीति में नेल्सन मंडेला के संन्यास लेने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष थापो बेम्बकी ने सत्ता संभाली। मतलब उस समय जो नेल्सन मंडेला थे उसने संन्यास ले लिया था, उसके बाद जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे थापो बेम्बकी ने सत्ता संभाली थी। पृथकतावादी युग के बाद राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला और उसके बाद राष्ट्राध्यक्ष थापो बेम्बकी ने भारत के साथ ऐतिहासिक मित्रतापूर्ण संबंधों को मतलब जारी रखने पर बल दिया था। इसी प्रकार से सहयोग के क्षेत्र की अगर बात करें तो जो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो मतलब सामरिक महत्व की जो सहभागिता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और 1996 की भारत यात्रा के दौरान उप राष्ट्राध्यक्ष मबेकी ने किया था। वास्तव में मार्च 1997 में राष्ट्राध्यक्ष नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सामरिक महत्व की सहभागिता के समझौते की घोषणा नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में की गई थी 1997 में।
फिर हम बात करते हैं आर्थिक सहयोग। तो आर्थिक सहयोग आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से मतलब भारत ने उनको आर्थिक सहयोग पहुंचाया, उनकी सामान खरीद कर। आर्थिक सहयोग हम मतलब ऐसे पैसे देकर ही नहीं, बल्कि उनके जो सामान हैं उनको मतलब खरीद कर भी कर सकते हैं। और इसी तरह से हम बात करते हैं जो भारत को, आपको पता ही होगा कि दक्षिण अफ्रीका ने 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान बहुत कम सूचना अवधि में भारत को 4.7 करोड़ डॉलर के 155 mm के तोप के गोलों की आपूर्ति की थी। ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि आप पता है 1998 में जो भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक ने घोषणा की थी कि भारत दक्षिण अफ्रीका के ट्यूमेट ओएमसी से 90 कैस्पीर बारूदी सुरंगों से सुरक्षित आर्म्ड पर्सनल कैरियर खरीदे थे। इसके बाद हम बात करते हैं दोनों देशों के बीच यात्राओं का आदान प्रदान। तो जैसे कि आपको पता ही है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने अक्टूबर 1997 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी, और यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली दक्षिण अफ्रीका यात्रा थी। और प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी जो थे वो 2 बार अफ्रीका जा चुके थे। पहली यात्रा 1998 में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं शांति स्थापना ऑपरेशनों का प्रशिक्षण। तो 6 वर्षों में, जैसे कि हमने आपको बताया है, और उसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हिंद महासागर में सहयोग। तो हिंद महासागर के सहयोग के बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर मतभेद के क्षेत्र, मतलब मतभेद के क्षेत्र के बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप रीड करके जा सकते हैं। इसी तरह से जो हमारी इस यूनिट के मैक्सिमम मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब हो गए हैं। और जैसे कि ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन वस्तुओं के नाम लिखे जो अफ्रीका से देश भारत से आयात करते हैं, अफ्रीका देश। और जो मतलब चीज़ें हम अफ्रीका से आयात करते हैं उनके बारे में भी पढ़ना है हमें, और निर्यात करते हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। तो इसी तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे कल, यानी कि जो हमारा 14वीं यूनिट है उसके बारे में कल बात करेंगे। राजनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी समस्याएं, शस्त्र नियंत्रण, निष्क्रियण, परमाणु मसले और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में। थैंक यू।